आप सब लोगों का पत्रकार वार्ता में स्वागत। जिस प्रकार के कुराज के कारण किसान लूटा और पिटा, नौजवानों के अरमान तोड़े गए। अब पर्यटक ये पूछता है कि राजस्थान की राजधानी किस जिले में है, वहाँ शिशुओं को कुत्ता उठा ले जाए, ब्लड बैंक से कुत्ता खून पी जाए, सोई हुई महिला की पलक उतर जाए। जब तक जिले की सीमाएं निर्धारित नहीं हो, नए जिलों की घोषणा नहीं की जा सकती। इन सबको धत्ता बताकर इस प्रकार का काम कर रहे हैं, ये सरकार के गले की फांस बनेगी। हम मोटे तौर पर मुझे इतना ही निवेदन करना था। आप सब लोगों का पत्रकार वार्ता में स्वागत। नव वर्ष की शुभकामनाएं। और साथ ही यहाँ आने पर मालूम पड़ा कि जिनसे कई बार इसी प्रकार की प्रेस वार्ताओं में साक्षात्कार रहा, पलक जी हमारे बीच में नहीं रही, उनका दुखद समाचार भी, उनको श्रद्धांजलि। आज की इस पत्रकार वार्ता में मुख्यतः इस चुनावी वर्ष में, जब आचार संहिता मात्र 7 महीने दूर है, भारतीय जनता पार्टी ने जो जन आक्रोश अभियान प्रारंभ किया था, जिसके पहले चरण के अंदर जन आक्रोश यात्राएं बूथ तक गई। सरकार के विरुद्ध में आम जन की शिकायतों को इंदराज करके एक पेटिका में हमने एकत्रित किया। फिर विधानसभा सत्र पर विधानसभा के कई सम्मेलन हुए और उसके बाद अब इस जन आक्रोश के इस अगले पड़ाव की हम प्रारंभ करेंगे इसी 15 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के मध्य में। कई सभी जिलों के अंदर सरकार के विरुद्ध में जिस प्रकार के कुराज के कारण किसान लूटा और पिटा, नौजवानों के अरमान तोड़े गए, अपराध और अपराधी दोनों बेकाबू रहे, विकास सिसकता रहा, ठप रहा, बिजली और पानी की कटौती से आम आदमी परेशान रहा, शहर अंधेरे में डूबे रहे और सरकार संस्थागत भ्रष्टाचार में लगी रही, माफियों का शासन रहा। और इस लूट और झूठ की सरकार के खिलाफ अब हम इस अप्रैल माह में 15 मार्च से 5 अप्रैल के मध्य राजस्थान के सारे जिला मुख्यालयों पर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता हर अलग अलग सम्मेलन में जाएंगे और वहाँ इस अराजक सरकार के बारे में हम अपनी बात कहेंगे। अभी इस सरकार का अंतिम बजट सत्र कल समाप्त हुआ है। ये राजस्थान के इतिहास में पहला मौका है जब कोई सत्तारूढ़ दल अपने सत्र में विधायक दल की बैठक नहीं बुला पाए। पिछले 25 सितंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में जो त्यागपत्र देने का नाटक हुआ और कांग्रेस के आलाकमानों के दूत का अपमान हुआ और इस पूरे प्रकरण में मामला उच्च न्यायालय में चला गया और इस डर से सरकार अपने अंतर्विरोध के कारण से बिना विधायक दल की मीटिंग के, वरना हम बरसों से हमने परंपरा को देखा है, विधायक दल की बैठक बजट सत्र से पहले होती है। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी मंगलवार आया, विधानसभा का सत्र आहूत रहता है, हम हर मंगलवार को बैठक करते हैं। हमारी 4 बैठकें अलग अलग समय पर हुई। अब सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के संगठन के मुखिया रहे सचिन पायलट भी मांग करने लग गए कि विधायक दल की बैठक होनी चाहिए। अभी सरकार ने 19 जिलों का गठन किया। इन 19 जिलों के गठन के लिए राम लुवाया आयोग बनाया। राम लुवाया आयोग की अंतरिम रिपोर्ट पर सरकार ने राजनीतिक दृष्टि से बिना प्रशासनिक वैधानिकता को पूरा किए ये पहली बार 19 जिलों की घोषणा हुई है। लैंड रेवेन्यू एक्ट बना 1956 का, उसमें सरकार को
सेक्शन 15 में जिला बनाने का अधिकार तो है, पर जिला तब घोषित किया जाएगा जब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 15(5) में जिले की सीमाओं का निर्धारण हो। ये पहला मौका है, जिलों की सीमाओं का पता नहीं। और अभी भी कुचामन और डीडवाना दोनों जगह पर इस बात के लिए चर्चाएं चल रही है कि कुचामन जिला बनेगा या डीडवाना जिला बनेगा। कोटपुतली और बहरोड, इन दोनों में 35-35 किलोमीटर की दूरियां हैं। इनमें भी कसमकस है कौन सा जिला बनेगा। अब पर्यटक ये पूछता है कि राजस्थान की राजधानी किस जिले में है। जयपुर और जोधपुर जिला एक शहर के दो टुकड़े बनाकर दो जिलों को करना, ये पहले कभी नहीं हुआ। सीधा ग्राम पंचायत से दूदू को जिला बना दिया, खेड़ली को जिला बना दिया। मैं समझता हूँ कि अपने ख़त्म हो चुके जन आधार को ढूंढने की ये कोशिश हुई है और आज इसके विरुद्ध में एक दो जगह नहीं, राजस्थान के अंदर आज की तारीख में 7 अलग अलग शहर बंद हुए हैं। सुजानगढ़ तो लगातार तीसरे दिन बंद है। एक तरह से इस पुनर्गठन के साथ राज्य के अंदर वैमनस्यता का वातावरण बनाने का काम इस सरकार ने किया। ये पहली बार हुआ कि राजस्थान के अंदर चिकित्सक जैसे प्रबुद्ध वर्ग पर लाठीचार्ज हुआ। 2 बार लाठीचार्ज हुआ और सरकार ने, कल भी हमने कहा, आप अपनी संस्थाओं को, हमारी प्रीमियर संस्थाएं हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज, वहाँ शिशुओं को कुत्ता उठा ले जाए, ब्लड बैंक से कुत्ता खून पी जाए, सोई हुई महिला की पलक उतर जाए आईसीयू के अंदर, अनेकों उदाहरण। हमने कहा था पहले अपने इस आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करें। फैकल्टी है नहीं। मेडिकल कॉलेज जितने भी खोले गए हैं उसमें एक टोपी दूसरे पर इंस्पेक्शन आता है तो पूर्ति करने का काम करते हैं। और मैं कह सकता हूं कि जो स्टेक होल्डर हैं, आज जो चिरंजीवी योजना है उसमें 60% क्लेम प्राइवेट निजी हॉस्पिटल के हैं। निजी हॉस्पिटल आज लगातार तीसरे दिन बंद है। राजस्थान के अंदर 22,000 आईसीयू के बेड हैं सघन चिकित्सा के, उसमें अधिकांश समय पर 15,000 से ज़्यादा लोग भर्ती रहते हैं। आज लोगों उनका जीवन संकट में है। सरकार वार्ता नहीं करना चाहती और इसलिए अराजकता का माहौल बना हुआ है। आज 1 महीने 2 दिन के बाद पहली बार 800 कोर्ट खुले हैं। जिस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का वादा जन घोषणा पत्र में किया, सरकार ने उसको किया नहीं। और सरकार तब करती है जब दबाव पड़ता है। जितने जिलों का गठन है, मेरा सरकार पर आरोप है, जिस भी मंत्री ने या जिस भी विधायक ने ये धमकी दी कि मैं त्यागपत्र दे दूंगा, उसका जिला बना। और उसी कारण से आज कांग्रेस के आधा दर्जन से ज़्यादा विधायकों ने मुख्यमंत्री जी को अलग अलग समय में चेतावनी दी है। अंतर्द्वंद में फंसी हुई सरकार, और इस सरकार का असली चेहरा तब सामने आ गया। ईआरसीपी के नाम पर मुख्यमंत्री जी ने कई सम्मेलन किए और सदन के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण में उनके मुख से कहला दिया कि हम ईआरसीपी का प्रोजेक्ट पूरा तो करेंगे पर 2051 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। ये इनकी कथनी और करनी के अंतर को दिखाता है। ईआरसीपी में पिछली बार इन्होंने 9,600 करोड़ की घोषणाएं की थी और अब तक उसमें से 1,200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यानी सवजबाग दिखाकर अपने वोटों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सरकार ने जवाबदेह कानून लाने का वादा किया था, सत्र पूरा निकल गया, जवाबदेह कानून नहीं आया। फार्मर डेट रिलीफ एक्ट बजटीय घोषणा थी, किसानों की जो जमीन नीलाम हो गई। विधानसभा में सरकार ने स्वीकार किया कि 3,80,000 करोड़ 3,80,000 किसानों के 6,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि बकाया होने के कारण से जो नेशनल बैंक और शेड्यूल बैंक है उनके किसानों को के खाते एनपीए हो गए।
सरकार खुद स्वीकार कर रही है, पर सरकार कह रही है वन टाइम सेटलमेंट के लिए 90% पैसा बैंक दे, 10% पैसा हम देने को तैयार हैं। तो इस सरकार को वो किसान पूछ रहा है जिसकी ज़मीन नीलाम हो रही है और जिसको सरकार ने इस फार्मर डेट रिलीफ डेट एक्ट के माध्यम से ये कहने की कोशिश की ज़मीन नीलाम नहीं होगी, वो किसान की ज़मीन को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि रोडा एक्ट में प्रावधान किया है, सेक्शन 14 में 1974 का एक्ट है कि अगर किसान डिफ़ॉल्टर होता है, उसका खाता एनपीए होता है और उसकी ज़मीन मॉर्गेज है तो उसकी ज़मीन नीलाम होगी। इसलिए इस सरकार की कितनी और करनी में बड़ा अंतर है। और एक दूसरा, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी पड़ेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम के हम विरोधी नहीं हैं, पर मुख्यमंत्री जी ने एक फैसला किया था कि जो 42,000 करोड़ रुपया जो कर्मचारियों के अंशदान और सरकार के अंशदान का पीएफआरडीए फंड के अंदर पड़ा है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने कह दिया ये पैसा जो पीएफआरडीए एक्ट बना है 2015 का 2013 का, जिसके रूल 2015 में बने हैं, उसके अनुसार रिफंडेबल नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जीपीएफ सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी और ये मंत्रिमंडल की बैठक में कहा था कि हम पूरा पैसा जीपीएफ में डालेंगे ताकि ओल्ड न्यू पेंशन स्कीम की तरह किसान कर्मचारी अपना पैसा इसमें ज़रूरत पर विड्रॉ कर सके। 25% पैसा कभी भी अपना दिए पैसा का विड्रॉ कर सकता है। आज एक पैसा भी उसको कर्मचारी को नहीं मिल रहा है। सरकार को चाहिए कि सरकार की वित्तीय हालत चाहे कैसी भी हो, सरकार ने जब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है तो जीपीएफ के अंदर ये पैसा अपने स्वयं के संसाधनों से सरकार डाले, ये भी मैं निवेदन करना चाहूँगा। और ये पहली सरकार है, इस बार सीएजी की जो रिपोर्ट आई है, सीएजी की रिपोर्ट में ये कहा है कि ये सरकार 143 दिन ओडी में गई है। सरकार की माली हालत बहुत ख़राब है। सरकार कोई भी किसी भी हालत में अपने की भी घोषणाओं को पूरा नहीं कर पाएगी। और सरकार ने अभी इसी में 5 पंचायत समितियों के घोषणा की है, नारायणपुर, सिद्धमुख, हादा और नारायणपुर, बांसुर, सिद्धमुख, चूरू और हादा बीकानेर, इन 4 को किया है। ये नियम बने हुए पंचायत राज एक्ट के, उसके अनुसार जब तक 1 महीने का नोटिफिकेशन नहीं हो और कलेक्टर उसमें ऑब्जेक्शन इनवाइट नहीं कर ले, तब तक ना तो नई पंचायत बन सकती ना पंचायत समिति बन सकती। और इसी प्रकार जो मैंने कहा लैंड रेवेन्यू एक्ट में जब तक जिले की सीमाएं निर्धारित नहीं हो, नए जिलों की घोषणा नहीं की जा सकती। इन सबको धत्ता बताकर इस प्रकार का काम कर रहे हैं, ये सरकार के गले की फांस बनेगी। हम इन सारे मुद्दों सहित अनेक मुद्दों को लेकर, कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी ने अब सदन और सड़क दोनों की लड़ाई प्रारंभ कर रखी है। हम 16 मार्च से हमारा चालू हुआ था, अब 27 तारीख को जैसलमेर में, 26 तारीख को बारा और 21 तारीख को इस महीने में अलवर में, तीनों जिला कलेक्ट्रेट का हज़ारों लोगों के साथ हम घेराव करेंगे। इसके बाद आगे के कार्यक्रम बनेंगे। और अब भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को निपटने के लिए जन संघर्ष करने का आज ऐलान करती है नए साल पर। और अब चुनाव तक हमारा ये संघर्ष किसी न किसी जिले में, राजस्थान के किसी न किसी भाग में जारी रहेगा और हम इस सरकार को घुटने टिकाएंगे। और सरकार अपनी, अब कांग्रेस अपनी सबसे बड़ी हार की ओर बढ़ चुकी है। सरकार की बड़ी हार होगी। मोटे तौर पर मुझे इतना ही निवेदन करना था। देखिए, पीएफआई इस देश में मात्र पीएफआई संगठन को जिसने अनुमति दी रैली की, वो कोटा में मुख्यमंत्री जी ने दी। अभी एनआईए ने पूरे देश के अंदर पीएफआई की गतिविधियों पर छापे डाले और उनके पास राष्ट्र विरोधी दस्तावेज से लेकर सामरिक जो सूचनाएं हैं उनको भी दूसरे देश को पहुंचाने का आरोप प्रमाणित हो गए। ऐसे संगठन को प्रसाद देने वाले मुख्यमंत्री जी किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं? ये उनका आरोप बेबुनियाद है। मैं ये एक बात और कहकर बात समाप्त करना चाहूँगा। इस बार के बजट में जितनी भी घोषणा की गई है, हम मांग करते हैं कि सरकार अपने पहले 4 बजट की घोषणाओं पर श्वेत पत्र जारी करे, क्योंकि सरकार की 50% से ज़्यादा घोषणाएं अधर में लटकी है। सरकार की हालत, अभी सीएजी की जो रिपोर्ट आई उसके पेज 7 में ये सरकार का पैसा खर्च कहाँ होता है परसेंटेज में बताया है।
19.50 पैसे जितना सरकार का कुल रेवेन्यू रिसिप्ट है, टोटल केंद्र सहायता, राज्य केंद्रीय करों में हिस्सा सब मिला के, नॉन टैक्स रेवेन्यू सब में 19.50% पैसा वेतन भुगतान में खर्च होता है, 19.31% पैसा ऋण का पुनर्भुगतान में खर्च होता है, 9.67 पैसा ब्याज की अदायगी में खर्च होता है, ब्याज देने वाले, और 8.4 पैसा पेंशन में। यानी वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान, ब्याज और पेंशन 56.5% पैसा सरकार का इसमें खर्च होता है। और उसके अलावा सरकार की जो सब्सिडी है अलग सरकार ने घोषणा कर रखी है, वो 17% अलग है। तो कुल मिला के ये सरकार एक भी अपने बजटीय काम को अमली जामा नहीं पहना पाएगी, ये मेरा सरकार पर आरोप है। कांग्रेस के आईटी सेल से एक ट्विटर हैंडल से एक फोटो ट्वीट हुई है राहुल गांधी की। उन्होंने लिखा है सावरकर समझाकर नाम राहुल गांधी, यानी सावरकर की तुलना राहुल गांधी से। इस पर आप अब इनकी मजबूरियां हैं। पहले हिंदू की अलग अलग तरीके से व्याख्या करने वाले लोग अब हिंदू धर्म की बात भी करते हैं, मंदिर जाने की बात भी करते हैं। सावरकर जी को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी, पानी पी पकर गाली देने वाले लोग अब अपने ही को खुद को सावरकर बनाकर सावरकर जी का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की वीर सावरकर से तुलना सावरकर का अपमान है। घोषणाएं आपकी लगातार मुख्यमंत्री घोषणाएं कर रहे हैं, आज फिर 4 नई घोषणाएं कर दी, आप कैसे रोक पाएंगे उनको? देखिए, मुख्यमंत्री जी के पास जो बिना हड्डी की जबान है, उससे कितनी घोषणा करे उस पर तो मैं कुछ रोक नहीं पाऊंगा, क्योंकि गाल बजाना उनकी पुरानी आदत रही है। पर वो अपनी घोषणा, और घोषणा में जब गले का फांस बनती है तो ERCP की तरह 2051 तक की बात कर रहे हैं। इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने रिफाइनरी के लिए कहा था ना, अक्टूबर में पूरी कर दूंगा, रिफाइनरी तो नहीं की। आज इनकी 70% घोषणाएं कपोल कल्पित इसीलिए है। देखिए, आप अगर विधानसभा में शायद आप नहीं थे, जितना विरोध तर्कों के आधार पर हमने किया, मुझे पता है नगर पालिका अधिनियम 1994 के सेक्शन 39 की डी के बाद ई इंसर्ट कर रहे हैं वो, और मैंने तब भी कहा था कि ये अधिकार लेने के पीछे आपका हेतु सिर्फ एक ही है कि संविधान के उस 73वें 74वें संशोधन का अपमान करके आप चुने हुए प्रतिनिधि को हटाना चाहते हैं। सरकार इसी के लिए लेकर आई है, ब्रूटल मेजोरिटी के आधार पर उन्होंने पारित करा दिया। संवैधानिक संस्थाएं, चाहे पंचायत राज हो, चाहे नगरीय संस्था हो, उनके साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ इस सरकार ने अपने कार्यकाल में किया है, कभी नहीं किया। ये वो सरकार है जो बिजली की कमी पैदा इसलिए करती है कि निजी विद्युत कंपनियों से महंगी बिजली खरीदकर इसको संस्थागत भ्रष्टाचार करना है। ये वो सरकार है जो कोयले की कमी इसलिए करते हैं कि जिन अडानी जी के नाम पर ये हमें कोसते हैं, उन अडानी जी का सिंगल टेंडर 10,40,000 करोड़ का वो पास करके अब तक का सर्वाधिक महंगा कोयला खरीदते हैं। ये संस्थागत भ्रष्टाचार में माहिर सरकार है। देखिए, बीजेपी ने जब जब जिलों की घोषणा की, जनमत संग्रहण करके की, जनप्रतिनिधियों से बात करके की। आयोग जो भी बना उसने विधिवत नोटिस देकर ये कहकर कि ये इतने जिलों के प्रस्ताव आए हैं, आप अपनी बात कहें। ये पहला मौका है। मुख्यमंत्री जी सदन में प्रवेश कर रहे थे, दूदू वाले एमएलए ने कान में कुछ कहा, दूदू जिला बन गया। हमारी समझ के परे की बात है। आज जिस जगह पर ग्राम विकास अधिकारी बैठ रहा है, खेड़ली और दूदू दोनों जगह पर, वहाँ जिला कलेक्टर अचानक पहुँच जाएंगे। आज तक मैंने सुना है, स्नेह जिलों को आगे बढ़ते सुना है।
ग्राम पंचायत से मैंने तहसील बनता सुना है, तहसील से मैंने उपखंड बनते सुना है, उपखंड से मैंने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट वहाँ बैठे सुना है। सीधा इस प्रकार की छलांग पहली बार सुनी है। आप बताएंगे, डीडवाना और कुचामन मैं दोनों जगह गया। अभी डीडवाना के लोग एक जगह मिले, उन्होंने कहा कि हमारा जिला मुख्यालय बनेगा, हमारे कलेक्ट्रेट का ऑफिस यहाँ बनेगा। आगे मैं कुचामन गया, मैं लोकेंद्र कालवी साहब के बैठने जा रहा था। कुचामन के लोगों ने कहा कि जिला हमारा कुचामन बनेगा क्योंकि हमारे विधायक मुख्यमंत्री जी के सबसे नज़दीक है, और वो कह रहे हैं कलेक्ट्रेट यहाँ बनेगी। आप बताइए 45 किलोमीटर में कभी कलेक्ट्रेट बनेगी दोनों के बीच में? ये बहरोड और कोटपुल जिंदगी में किसी ने सुना हो? देश के अंदर किसी जगह ये सुना हो आपने कि एक जिला मुख्यालय में जिला मुख्यालय का नाम दो जगह हो? आपने कभी सुना हो? मुंबई को दो जगह होते देखा आपने और कि लखनऊ को दो जगह होते देखा आपने? पर एक बड़े शहर को जिसको देखने के लिए दुनिया के पर्यटक आते हैं। अब कोई पर्यटक पूछेगा सवाल जनरल नॉलेज में कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो जयपुर उत्तर बताएंगे, जयपुर दक्षिण, कौन सा जिला बताएंगे? बताओ, कल के हमारे बच्चे क्या जवाब देंगे? मारवाड़ जो जिसका ऐतिहासिक विरासत है, उस मारवाड़ के बारे में पूछेंगे भाई आप बताए मारवाड़ के अंदर चौखुटी राज जो था जिसको कहते थे वो कहाँ था, किस जगह कहेंगे? हमारे इतिहासकार क्या जवाब देंगे? ये जो मजाक किया है इसको मैं बहुत फुअड़ मजाक मानता हूँ। राजस्थान के राजस्व नियमों का तो खिलवाड़ किया ही है, पर यह सिर्फ अपने भयक्रांत मुख्यमंत्री जी ने अपने भय को दूर करने के लिए किया है। निश्चित तौर पर हमारी पार्टी आएगी। हमें प्रशासनिक दृष्टि से बेहतर काम क्या हो सकता है जनप्रतिनिधियों से राय करके उसके बाद करेंगे, हम बंदरबाट नहीं करेंगे। अब आप बताइए, पढ़े लिखे इंसान हो, आप पंचायत समिति एकाएक को घोषणा कर दी। पहले ग्राम पंचायतों का गठन हुआ था, पंचायत राज अधिनियम के 101 पैरा के अंदर कलेक्टर नोटिफाई करता है नई ग्राम पंचायतों में इतनी जनसंख्या के आधार पर, इस बार 3500 थी, आपके प्रस्ताव आमंत्रित है। प्रस्ताव के बाद में दोबारा नोटिफाइड होते हैं, ये प्रस्ताव हमें मिले हैं, और उसके बाद फिर सुनवाई करके फाइनल करते हैं। ये तो मुख्यमंत्री जी के पिटारे से पंचायत समितियां, जिला परिषद ओले गिरे, उससे ज्यादा जिले गिर गए आकर। सवाल ये था कि आप मतलब बीजेपी आएगी तो रिव्यू करेगी, जिलों का वापस से कुछ फैसला करेगी, क्या हम समय काल परिस्थितियों के अनुसार उचित समय पर उचित निर्णय करेंगे। हम अभी आपने बोला कि डॉक्टरों का जो आरटीएस को लेके विरोध चल रहा है, प्राइवेट अस्पताल सब बंद है, चिरंजीवी में 60% क्लेम है, वो प्राइवेट अस्पतालों में उतर रहे हैं, लेकिन बीजेपी अब तक कहती रही है कि चिरंजीवी योजना में इलाज नहीं कर रहे प्राइवेट अस्पताल। अब आप कह रहे हैं 60% इलाज हो रहा है वहाँ पे। देखिए, बीजेपी ने कभी ये नहीं कहा कि चिरंजीवी योजना में क्या हो रहा है, पर बीजेपी ये कहते हैं चिरंजीवी योजना के कार्ड धारक के साथ दोहिम दर्जे का व्यवहार हो रहा है, और ये तो स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ने कहा है। और आप मेरे को ये बताइए, कभी आपने ये इस हालत को देखा? रेजिडेंट डॉक्टर नहीं है। आप में से मेरे परिवार में कोई आदमी भर्ती हो, उसकी क्या हालात रही होगी वहाँ। सरकार 2 बार लाठीचार्ज पर मैंने सदन में कहा बात करो, कल ये बात करने आए और उन्होंने कहा बताइए, और वो अपनी बात कहें एसोसिएशन से पहले कहिए, ये भूल जाइए कि ये राइट टू हेल्थ कानून नहीं आएगा, ये आएगा, आपको मर्जी जो करो, उठ के वापस आ जाए। जब आपकी पार्टी सरकार में थी या फिर जब कांग्रेस सरकार में थी, अस्पतालों को, बड़े अस्पतालों को, निजी अस्पतालों को मुफ्त में या रियायती दरों पे जमीन दी गई थी, क्या आपको लगता है उन अस्पतालों में गरीबों का इलाज मुफ्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? निश्चित तौर पर जो रियायती दरों पर जमीन दी जाती है तो एक MOU साइन होता है। दुर्भाग्य ये रहा कि सरकारों के अंदर MOU की शर्तों के अनुसार एक निश्चित प्रतिशत गरीबों का मुफ्त इलाज का है। देखिए, अगर हम ये सोचें कि कोई भी बड़ा हॉस्पिटल आए वो पूरा का पूरा मुफ्त इलाज कर दे, ये संभव नहीं। आज जितने भी बड़े प्राइवेट चिकित्सालय हैं, इनके अंदर सरमाएदार लोग भी इलाज कराने के लिए जाते हैं, तो वो हमारे छोटे हॉस्पिटलों पर भार कम करते हैं, पर जो प्रतिशत तय किया जाता है उतना भी इलाज नहीं होता। ये दुखदायी बात है। ऐसे मैंने विधानसभा में ये कहा था, इस प्रकार के हॉस्पिटल को आप राइट टू हेल्थ के दायरे में सबसे पहले लेकर आओ। अगर सरकार राइट टू हेल्थ के जरिए ऐसे अस्पतालों पर नकली कसने की कोशिश कर रही है तो आप सरकार से सहमत है क्या?
निश्चित तौर पर जो काम जन कल्याण का होगा, हम विरोध के नाम पर विरोध करने वाले लोग नहीं हैं। हम राइट ऑफ हेल्थ के बुनियादी सवाल पर विरोध नहीं कर रहे, पर राइट ऑफ हेल्थ जिस प्रकार लाया जा रहा है आज की तारीख में, आप मुझे एक जिला मुख्यालय बता दो, उनके 80 ट्रॉमा सेंटर है जहां एक्सीडेंट के बाद जा सकता है। एक ट्रॉमा सेंटर के अंदर तीनों फैकल्टी अगर मुझे बता दो तो मैं त्याग पत्र तक दे दूं। सारे बंद पड़े हैं। कोरोना काल में ऐसे कई अस्पताल हैं जिन्होंने लूट मचाई है। देखिए, कोरोना काल में हमने दो अनुभव किए। हमने इस धरती के भगवान को लूटते भी देखा, इस धरती के भगवान को जिंदगी बचाते भी देखा। और उन कोविड के सहायकों ने जितना काम किया, जिनकी नौकरी सरकार खा गई, सबसे ज़्यादा उन्होंने आज इस कोरोना काल के अंदर राजस्थान के अंदर 13 चिकित्सकों ने अपनी जिंदगी खोई है, तो उन्होंने कुछ नहीं सेवा की है ना। सर, सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चिरंजीवी योजना को सही ढंग से अस्पताल लागू नहीं कर रहे थे, यह भी उसे लागू कर, इसी कारण राइट टू बिल हेल्थ बिल लाने। अगर चिरंजीवी योजना कारगर नहीं है सर। अगर स्वास्थ्य मंत्री जी का खुद ही कह रहे हैं कि लागू नहीं कर रहे तो कारगर कहाँ है? स्वास्थ्य मंत्री जी खुद ही इस बात को मानते हैं। देखिए, चिरंजीवी योजना का जो पैकेज है और जो हॉस्पिटल का पैकेज है, दोनों में दर समान है। अब चिरंजीवी योजना का हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर का वेतन सरकार देती है, वहाँ का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का है, वहाँ के इक्विपमेंट सरकार के हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल ने ज़मीन खरीदी कमर्शियल रेट पर, इक्विपमेंट खुद के हैं और लोगों को तनख्वाह देता है। दोनों में कुछ अंतर तो इनको रखना ही चाहिए बुनियादी तौर पर। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस चिरंजीवी योजना के नाम पर भ्रष्टाचार भी हो रहा है, हेराफेरी भी हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए। राठौर जी, अगर आप आरटीएच से मूल तौर पर सहमत हैं, तो अगर जो निजी अस्पतालों के डॉक्टर अभी भी हड़ताल पे हैं, तो उनको वापस काम पे लाने के लिए क्या सरकार को रासुका लागू करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि सरकार रासुका लागू करके एक इस प्रकार का गुनाह कर देगी, रासुका के नीचे कई जिंदगियां और दफन हो जाएगी। आज अगर हॉस्पिटल 1 घंटे भी बंद रहते हैं तो कई जिंदगियां दम तोड़ जाती है। सरकार को संवेदनशीलता से बात करनी चाहिए। ये सबसे प्रबुद्ध और पढ़ा लिखा वर्ग है। मैंने कभी नहीं देखा, बड़ी से बड़ी बात हुई होगी कि इन पर, इन सफ़ेद कोट पहनने वालों पर लाठीचार्ज कोई करे। इनसे वार्ता नहीं करके हरदर्मी, और ये वही लोग हैं जब वीरंगनाएं आती है अपनी बात को कहने के लिए, उनकी चोटी पकड़ के घसीटा जाता है। वही अधिकारी है, और ये अधिकारी अपने इन स्टार को लगाकर इन प्रबुद्ध वर्गों पर के साथ मारपीट करके अपने आप को बड़ा आदमी समझते हैं। मैं इसकी निंदा करता हूँ, बुनियादी तौर पर निंदा करता हूँ। सरकार को चाहिए कि तुरंत उनसे बात करें। स्टेक होल्डर हैं वो, उनकी क्या क्या समस्या, आशंकाएं क्या है। मैंने उनको, हमारा क्या विरोध था, मैंने कहा 50 बेड से कम किसी प्रकार की स्पेशलिटी होती नहीं है। आप एक आई सर्जन के पास, आँखों के डॉक्टर के पास या MBBS के पास अगर ट्रॉमा का उम्मीदवार एक्सीडेंट का केस आ जाएगा जो मल्टीपल इंजरी के लिए हुए हैं, तो वो उसको ट्रीट नहीं कर पाएगा, और वो कहेगा मेरे पास राइट है ट्रीट करनी, तेरे खिलाफ मुकदमा करूंगा मैं। तो ये बुनियादी बातें हैं, वो भी नहीं मानी। वो कह रहे रूल्स में लेके आएंगे। हम तो कई कल बहिर्गमन करने के लिए खड़े हुए, तब उन्होंने कहा आपकी सारी बातें मान रहे हैं, रूल्स में लेकर आएंगे। जब सदन में ये बात कही जाती है तो हमने विश्वास किया। पर अगर सरकार डॉक्टरों के साथ, चिकित्सकों के साथ अन्याय करेगी तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी होगी और सरकार की ईंट सेठ बजा देगी। 2 घंटे पहले मुख्यमंत्री ने कहा है कि डॉक्टर हड़ताल पर है, पर वो आ जाएंगे। हम भी स्वागत करते हैं। हम इसमें कोई राजनीति नहीं करना। तुरंत अगर डॉक्टरों की स्ट्राइक टूटती है तो हम इससे बड़े खुश हैं। डॉक्टरों से अपील भी करते हैं कि जिंदगी से, लोगों की जिंदगी संकट में है, इसलिए उनको बड़ा मन रखते हुए इलाज चालू रखना चाहिए और अपना विरोध अलग स्तर पर करना चाहिए। थैंक यू।